हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का भारतीय राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें से हम लोग लेक्चर नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज लेक्चर नंबर 11 है और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें से हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और सेटलमेंट एक्ट, 1781 का और 1793 का एक्ट, 1786 का एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसे सारा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं 1813 का एक्ट, जो महत्वपूर्ण एक्ट है। तो इसे हम लोग आज कवर करने का प्रयास करते हैं। आइए साथ 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 में नोट करते चलिए आप लोग भी। तो आज का हम लोग का हेडिंग रहेगा चार्टर एक्ट 1713 का। 1813 का एक्ट, 13 का चार्टर एक्ट। जो 1813 एक्ट का जो पृष्ठभूमि अगर देखना चाहे तो इस टाइम जो था, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, यानी कि आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा था वहां पे। आर्थिक रूप से लोग संपन्न थे, सामाजिक बदलाव हो रहा था, राजनीतिक बदलाव चाह रहे थे। वहां पे लोग आर्थिक रूप से इतना संपन्न थे, जो वहां के जो शासक थे उस पे प्रेशर डाल रहे थे कि हमें भी एक वहां पे व्यापार करने का छूट दिया जाए, क्योंकि 1599 में जो रानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने व्यापार पे एक अधिकार दिया था। वो केवल कंपनी को ही, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही, केवल वही जा करके ईस्ट में व्यापार कर सकते हैं। तो जब वहां पे आर्थिक दबाव बढ़ा, आर्थिक रूप से संपन्न हुए, आर्थिक दबाव बढ़ा सरकार पर, तो सब कोई अपना अपना व्यापार करना चाह रहा था। तो इसलिए मतलब 1813 ईस्वी में ब्रिटेन में आर्थिक दबाव के कारण खुला व्यापार की मांग करने लगे कि हमें भी व्यापार करने दिया जाए। और ईसाई मिशनरी जो थे वो धर्म के प्रचार के लिए भारत आना चाहते थे, अलग अलग देश जाना चाहते थे। तो इसी कारण पे यह एक्ट इसी से ज्यादातर रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट अगर इसमें लिखना चाहें तो ब्रिटेन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन तेजी से बढ़ रहा था। क्या हो रहा था? ब्रिटेन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन तेजी से हो रहा था। परिवर्तन तेजी से बढ़ रहा था। दूसरा पॉइंट अगर इसमें देखें, इसका क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से या 1813 एक्ट का? ब्रिटेन में आर्थिक दबाव ज्यादा थी। क्या उद्देश्य था जो आया ये? ब्रिटेन में आर्थिक दबाव, आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा था। लोग खुला व्यापार की मांग कर रहे थे। खुला व्यापार की मांग बहुत तेज थी। सब लोग आर्थिक रूप से संपन्न थे, तो व्यापार के लिए एक मार्केट खोज रहे थे। वो जो खुला मार्केट था वो भारत ही था इन लोग के लिए। दूसरा उद्देश्य में इन लोग राजनीतिक सुधार चाहते थे, राजनीतिक सुधार की मांग करे थे। राजनीतिक सुधार की मांग कर रहे थे, सुधार की मांग कर रहे थे। और तीसरा उद्देश्य क्या था कि जो ईसाई मिशनरिया थे वो अपने धर्म प्रचार के लिए भारत आना चाहते थे। ईसाई मिशनरिया, ईसाई मिशनरियों ने भारत में ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म की प्रचार का मांग कर रहे थे, प्रचार का मांग कर रहे थे। और इसका विशेषता देखते हैं हम लोग। क्या है इसका विशेषता?
विशेषताएं। पॉइंट वाइज लिखते चलते हैं इसे। पहला पॉइंट देखते हैं, व्यापारिक अधिकार, यानी कि व्यापारिक एकाधिकार जो था वो समाप्त हो गया था। तो लिख सकते हैं कि आंशिक रूप से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, एकाधिकार समाप्त। अर्थात अर्थात चाय और चीन चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था। अठारह सौ तेरह अधिनियम के जो दूसरा विशेषता है वह यह है कि 1 लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई थी, जो हुआ कुछ नहीं। क्या था? 1 लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च होगी, शिक्षा पर खर्च के लिए दिया जाएगा, जो कुछ अभी तक नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रांतीय गवर्नर जो विधि बनाएगी उसे ब्रिटिश संसद से अनुमोदन करवाना होगा। क्या? प्रांतीय गवर्नर जो विधि बनाएगी, जो विधि बनाएगी उसे ब्रिटिश संसद से अनुमोदन कराना होगा, अनुमोदन कराना होगा। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि सम्राट की अनुमति से ही, ब्रिटेन में जो सम्राट है, सम्राट के अनुमति से ही गवर्नर जनरल प्रांतीय गवर्नर प्लस सेनापति का नियुक्ति करेगा, क्या मतलब है कि जो भारत में गवर्नर जनरल है, अगर वो प्रांतीय गवर्नर की नियुक्ति करना चाहता है, सेनापति का नियुक्ति करना चाहता है, तो सम्राट से अनुमति पहले लेगा, तब जाकर के भारत में नियुक्ति करेगा। पहले वहां से ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद ही भारत में प्रांतीय गवर्नर और सेनापति की नियुक्ति कर सकता है। यहीं पे लिख देते हैं पांचवा पॉइंट। ये ध्यान रखना है पांचवा पॉइंट कि स्थानीय जो निकाय है इसे कर लगाने की अनुमति दिया गया था। स्थानीय निकाय को कर लगाने की अनुमति दी, कर लगाने की अनुमति दी। अब इसका महत्व देखते हैं हम लोग। महत्व इसका 1813 अधिनियम का महत्व, तो क्या महत्व है? पहला देखते हैं आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, भारतीय बाजार क्या था? भारतीय बाजार ब्रिटिश व्यापारियों के लिए, ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलने से ब्रिटिश वस्तुओं का निर्यात बढ़ा। खोलने से ब्रिटिश
वस्तुओं का निर्यात बढ़ा। भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। का पतन हुआ। क्या मतलब है कि आर्थिक महत्व में इसमें क्या देख सकते हैं, भारतीय बाजार जो था ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलने से भारत का मार्केट ओपन हुआ। किसके लिए? ब्रिटिश व्यापारियों के लिए। तो उससे क्या हुआ, ब्रिटिश वस्तुओं का निर्यात बढ़ा, यानी कि ब्रिटिश वस्तुएं पूरा भारत में आने लगा, जिससे भारत का जो कुटीर उद्योग थे, जो भारत में जो छोटे 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 कुटीर उद्योग जो बनाते थे, उसका पतन होने लगा, क्योंकि ब्रिटिश वस्तुएं आर्टिफिशियल वाला ज्यादा आने लगा और यहाँ का जो कुटीर उद्योग वाले थे उनका बेरोजगारी छिनने लगा। तो आर्थिक महत्व में ये दूसरा पॉइंट पर देख सकते हैं। इसका महत्व क्या है? प्रशासनिक सुधार हुआ। प्रशासनिक सुधार हुआ। तीसरा पॉइंट में शिक्षा को बढ़ावा मिला। शिक्षा को बढ़ावा, बट हुआ कुछ नहीं। चौथा, धार्मिक सांस्कृतिक प्रभाव। क्या पड़ा? पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी पश्चिमी शिक्षा और ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। का प्रचार हुआ। प्रचार, जिससे भारतीय संस्कृति में बदलाव हुआ, जिससे भारतीय संस्कृति में बदलाव हुआ। ये सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्व है। अब 1813 चार्टर एक्ट का थोड़ा क्या देख लें, इसकी आलोचना। आलोचना। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया बोला गया था, जो कम था। क्या? ये मिला भी नहीं। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया कम था। दूसरा, भ्रष्टाचार जारी रहा। तीसरा पॉइंट, पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों का आरोपण हुआ। पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों का आरोपण हुआ। सांस्कृतिक मूल्यों का आरोपण हुआ। आरोपण हुआ। सरकार का चौथा पॉइंट डाल सकते हैं, सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था इसमें। प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं। वो तो पता ही, क्योंकि वहां से ब्रिटेन से शासन कर रहा है, सारा यहाँ पे भ्रष्टाचार वगैरह हो ही रहा है। उन लोग को जितना दिन में पता चलता उतना दिन में इतना कितना भ्रष्टाचार निपट जाता। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण था ही नहीं। स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव। स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव हुआ। उद्योगों पर प्रभाव पड़ा। तो इसका महत्व हम लोग देख लिए। 1833 अधिनियम का उद्देश्य, विशेषता, महत्व पूरा एकदम डिटेल एक्सप्लेन हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या था। 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट।
इसमें हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या था, चीन और चाय पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया थे यहाँ पे। क्या, चीन और चाय पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त, एकाधिकार समाप्त। दूसरा पॉइंट हम लोग देख सकते हैं इसी में कि उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। क्या, दूसरा पॉइंट, उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। बढ़ावा कैसे, यूरोपीय लोग अब भारत में रह सकते थे, बस सकते थे और संपत्ति खरीद सकते थे। उपनिवेशवाद को बढ़ावा कैसे मिला कि अब यूरोपीय लोग, यूरोपीय लोग भारत में रह सकते थे, रह सकते थे, बस बस सकते थे और जमीन खरीद सकते थे, खरीद सकते, इससे पहले नहीं। तीसरा पॉइंट कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक है, क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था भारत का, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। और जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कब कहलाया, 1773 एक्ट में। कौन था, वायरन हेस्टिंग्स, नाम याद रखना। चौथा पॉइंट में इसमें लिख सकते हैं कि जो भारत का गवर्नर जनरल है और परिषद, वो पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। क्या है, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और परिषद जो था इसके सहायता के लिए, परिषद पूरे भारत, पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी, पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। सभी शक्तियां गवर्नर जनरल के अधीन हुए, सभी शक्तियां गवर्नर जनरल के अधीन। जैसे कि सभी में हो गया, सैनिक शक्तियां हो गया, असैनिक शक्तियां हो गया, राजस्व मामले हो गए, राजस्व मामले हो गए सारा। कि यानी कि भारत का जो गवर्नर जनरल है और उसके सहायता के लिए जो परिषद बना था वो पूरे भारत के लिए अब विधि बनाएगी। और जो जितना भी शक्तियां सब गवर्नर जनरल के अधीन है। सेना का गठन करना, सेना का रख रखाव करना, सेना सेना राजस्व मामले जो कर वगैरह वसूलना, इसे सारा किसके अंदर, गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। और इसमें एक मेजर घटना घटा था कि जो प्रांतीय गवर्नर जनरल है उसको विधि बनाने की जो शक्ति दी गई थी उसे वापस ले ली। तो लिख सकते हैं प्रांतीय गवर्नर जनरल के विधि बनाने की शक्ति वापस ली, विधि बनाने की शक्ति वापस ली।
छठा पॉइंट, परिषद में जो संख्या था कितना था, परिषद संख्या 3 से 4 की। और जो फोर्थ सदस्य था, फोर्थ सदस्य यानी कि चौथा जो सदस्य जो बढ़ा वह था विधि सदस्य। क्या था, विधि सदस्य। तो प्रथम विधि सदस्य कौन था, प्रथम विधि सदस्य, प्रथम विधि सदस्य था लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। ये कई बार सवाल में पूछ चुका है इसे, लॉर्ड मैकाले। कब बना था ये प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले, 1834 में। ये जो प्रथम विधि सदस्य था ये पूर्ण सदस्य नहीं था, ये पूर्ण सदस्य नहीं था, केवल विधि बनाने में सहयोगी था, कर सकता था, केवल विधि बनाने में सहयोग सहयोग कर सकता था। ये वोट नहीं डाल सकता था, वोट नहीं डाल सकता था। तो ये पूर्ण सदस्य कब बना, पूर्ण सदस्य, और प्लस में वोट डालने का जो अधिकार मिला इसे, वो मिला था 1853 एक्ट में। 1853 एक्ट से इसे पूर्व सदस्य, प्रथम विधि सदस्य को पूर्व सदस्य का बनाया गया 1833। 1833 का जो अधिनियम था उस टाइम, और 1833 चार्टर एक्ट के तहत इसे प्रथम विधि सदस्य बनाया गया था। केवल विधि बनाने में ये सहयोग करता था, पूर्ण विधि सदस्य नहीं था। नेक्स्ट, सातों पॉइंट नोट करते हैं। में लिखे, उपनिवेशवाद को बढ़ावा, चाय चीन की कंपनी का समाप्त। और तो सातवां पॉइंट में लिख सकते हैं कि कंपनी का जो पूर्ण व्यापारिक एक अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। क्या, कंपनी का पूर्ण व्यापारिक एक अधिकार समाप्त। समाप्त हो गए तो कंपनी सिर्फ प्रशासनिक निकाय रह गई, प्रशासनिक निकाय रह गई, यानी कि प्रशासन का देखभाल करेगी। इसका जो पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार था, व्यापार पे एक छत्र अधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया 1833 एक्ट में। और 1813 एक्ट में आंशिक रूप से हटाया गया था, केवल चाय और चीन पर ही इसका व्यापारिक एकाधिकार था। जो 1833 अधिनियम में उसे भी हटा करके इसे पूर्ण कर दिया। आठवां पॉइंट, दास प्रथा, दास प्रथा 1833 एक्ट के तहत 1843 में समाप्त किया, समाप्त किया। इस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड एलन बरो, एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो। पहले लाइसेंस जिसके पास होता था वही आ जा सकता था, बट 1833 ईस्वी में इसे हटा दिया गया, यानी कि बिना लाइसेंस के आवागमन प्रारंभ, बिना लाइसेंस के आवागमन होने लगा, आवागमन। अब इस एक्ट का हम लोग महत्व देख लेते हैं, इसका क्या महत्व है।
इसमें क्या हुआ, जो व्यापारिक कार्य था वो समाप्त हो गया, व्यापारिक कार्य समाप्त। कैसे, चाहे चीन वाला भी समाप्त, पूर्ण जो व्यापारिक कार्य था इसे ही समाप्त कर दिया, तो व्यापारिक कार्य समाप्त हो गया। प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ, भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत सब आ गया। क्या हुआ, प्रशासन, प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ, केंद्रीकरण हुआ। कैसे हुआ, भारत के गवर्नर जनरल के अधीन सब। कानूनी संहिताकरण हुआ, विधि आयोग का गठन हुआ। कैसे, कानून का संहिताकरण हुआ, कानूनी संहिताकरण हुआ। कैसे हुआ, विधि आयोग का गठन हुआ, विधि आयोग का गठन। 1833 सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के तहत 1833 में सिविल सेवा, सिविल सेवा के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास, बट बीओसी एंड सीओडी के कारण, नहीं हो पाया और समाप्त हो गया। ये मेजर पॉइंट है कि 1833 एक्ट के तहत सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन शुरू करने का प्रयास किया गया, बट बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। अब 1833 एक्ट का कमियां देखते हैं हम लोग कि इसकी क्या कमियां थी। पहला कमी था अधिक केंद्रीकरण, अधिक केंद्रीकरण। इसका क्या मतलब है कि सत्ता गवर्नर जनरल के हाथों में ज्यादातर हो गया, हाथों में, जिससे जिससे दूर दराज के क्षेत्रों, जैसे कि बम्बई हो गया, बम्बई मद्रास, बम्बई मद्रास, दूर दराज के क्षेत्रों में प्रशासन प्रभावित हुआ, प्रशासन प्रभावित हुआ। अधिक केंद्रीकरण यानी कि जो जितना पावर था गवर्नर जनरल के हाथों में चला गया, जैसे कि बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रशासन करना दिक्कत हो गया, क्योंकि जितना भी काम करना था इन लोग से गवर्नर जनरल के आदेश पर ही होता था। तो इसलिए दूसरा लिख सकते हैं कि स्थानीय प्रतिनिधित्व की कमी हो गई, क्योंकि सारा शक्ति गवर्नर जनरल के हाथों में चल गया, इसीलिए स्थानीय प्रतिनिधित्व की कमी, प्रतिनिधित्व की कमी, मद्रास एंड बॉम्बे को, बॉम्बे को
केंद्रीय विधायी परिषद में, केंद्रीय विधायी परिषद में पर्याप्त प्रतिनिधि, पर्याप्त प्रतिनिधित्व, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिली। तीसरा पॉइंट, भारतीय भागीदारी सीमित हो गई। भारतीय भागीदारी सीमित, भारतीय भागीदारी सीमित कैसे? सैद्धांतिक, सैद्धांतिक रूप से भारतीयों को सरकार में, सरकार में प्रवेश की अनुमति, प्रवेश की अनुमति, लेकिन व्यवहारिक, व्यवहारिक रूप में प्रशासन में, व्यवहारिक रूप में प्रशासन में ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण था। ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण था। क्या बोला गया कि भारतीय भागीदारी सीमित हो गई, क्योंकि यानी कि सैद्धांतिक रूप से क्या था कि भारतीयों को सरकार में प्रवेश की अनुमति थी, बट अगर इसका व्यवहारिक रूप देखें तो प्रशासन में ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण ज्यादा था। तो हम लोग देख लिए 2 एक्ट। आज पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट मेंस के भी पॉइंट व्यू से हम लोग को देखना है, जितना भी स्टेट पीसीएस है उसे भी कवर करना है। तो हम लोग देख लिए आज 1813 एक्ट को पूरा कंप्लीट एनालाइज किए, इसका उद्देश्य देखें, विशेषता देखें, महत्व देखें, फिर इसकी आलोचना किए। फिर 1833 एक्ट का उद्देश्य देखें, महत्व देखें और इसकी कमियां क्या थी उसे भी देखें। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।